अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के सवालात को डिस्कस करेंगे और इसमें हम मुख्तसर सवालात में सवाल नंबर 2.2 से शुरू करेंगे और आखिर तक इनको डिस्कस करेंगे। इनको डिटेल से समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम हल सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। इसमें पहला जो मुख्तसर सवाल है वो है सवाल नंबर 2.2 और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि ट्रांसलेटरी मोशन की मुख्तलिफ इकसाम की मिसालें देकर वजाहत करें। अब ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। चूंकि हमने ट्रांसलेटरी मोशन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था जब हमने चैप्टर नंबर 2 में ट्रांसलेटरी मोशन का टॉपिक पढ़ा था और उसकी इकसाम को भी बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा था। इसके लिए अगर आप वो वाला लेक्चर देख लें तो वो भी सही है, अदरवाइज यहाँ पर भी मैं आपको ब्रीफली आपके सामने इसको डिस्कस करूंगा, यानी कि मुख्तसरन इसको डिस्कस करूंगा, बहुत डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो सवाल की बात करते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन की जो डेफिनेशन है, हमने ये कहा था कि अगर कोई जिस्म घूमे बगैर एक ऐसी लाइन में हरकत करे जो सीधी भी हो सकती है और दायरानुमा भी हो सकती है, तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। फिर हमने ये देखा था कि इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती है जिसमें लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। तो डेफिनेशन देखिएगा इसकी। ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी जिस्म घूमे बगैर एक ऐसी लाइन में हरकत करता है जो सीधी भी हो सकती है और दायरानुमा भी। अब इसकी इकसाम कितनी है? इसकी 3 इकसाम है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। अब हम इन तीनों को बारी बारी इनकी डेफिनेशन देखेंगे, मिसाल देखेंगे और फिर आगे अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मोशन की। तो लीनियर का मतलब होता है एक सीधी लाइन में हरकत। तो अगर कोई जिस्म एक सीधी लाइन में हरकत करे तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं किसी जिस्म की खते मुस्तकीम में हरकत को लीनियर मोशन कहते हैं। ये है डेफिनेशन लीनियर मोशन की। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? अमूदन गिरती हुई गेंद, ठीक है, अमूदन गिरती हुई गेंद की मोशन कौन सी मोशन होगी? लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन की एक मिसाल है एक खते मुस्तकीम में उड़ता हुआ हवाई जहाज, ठीक है, एक सीधी लाइन में हरकत करती हुई कार। ये इसकी मिसाल है, मैंने एक ही लिखी यहाँ पर। अब दूसरा जो इसकी सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन क्या होती है? किसी जिस्म की दायरानुमा रास्ते पर हरकत को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहां मैं लिखता हूं किसी जिस्म की दायरा नुमा रास्ता पर हरकत को उसकी सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं कि इसकी मिसाल क्या होगी। तो इसकी मिसाल ये है कि एक दायरानुमा रास्ते में हरकत करती हुई बाइसिकल या कोई कार या कोई भी आप चीज ले सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सूरज के गिर्द जमीन की गर्दिश भी सर्कुलर मोशन की मिसाल है, ठीक है। और इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जमीन के गिर्द चांद की गर्दिश भी क्या है? सर्कुलर मोशन की एक मिसाल है। उसके बाद बात करते हैं रैंडम मोशन की।
तो रैंडम मोशन क्या होती है? किसी जिस्म की बेतरतीब अंदाज में हरकत को रैंडम मोशन कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गई रैंडम मोशन की डेफिनेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रैंडम मोशन की मिसाल क्या हो सकती है। तो रैंडम मोशन की मिसाल हम ये ले सकते हैं कि तितली की मोशन, परिंदों की मोशन, तितली और परिंदों वगैरह की मोशन। ठीक है जी, ये क्या है? ये रैंडम मोशन की एक मिसाल है। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 2.3, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है मंदरजे झैल में फ़र्क बयान करें। पहले में है रेस्ट और मोशन में, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में, फासला और डिस्प्लेसमेंट में, स्पीड और वेलोसिटी में, लीनियर मोशन और रैंडम मोशन में, स्केलर और वेक्टर मिकदारों में। अगर आप देखें तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं और बड़ी डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं रेस्ट और मोशन की। तो रेस्ट की क्या डेफिनेशन होगी? अगर कोई जिस्म अपने गर्दोपेश के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना कर रहा हो तो वो रेस्ट में कहलाता है। ठीक है जी, इसकी मिसाल क्या हो सकती है? मेज पर पड़ी हुई किताब। ठीक है, मेज पर पड़ी हुई किताब, या आप यूं कह सकते हैं सड़क के किनारे लगे हुए दरख्त, वो भी रेस्ट में। अब इसके बाद बात करते हैं मोशन की। तो यहां पर है सेम यही डेफिनेशन है, बस फर्क क्या है, यहां लिखा है तब्दील ना कर रहा हो, तो आप क्या लिख देंगे? तब्दील कर रहा हो। यानी कि अगर कोई जिस्म अपने गर्दोपेश के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा हो तो वो मोशन में कहलाता है। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? मिसाल बहुत ज़्यादा है, इसकी ढेरों मिसालें हैं। यहाँ जैसे मैंने लिखा तितली और परिंदों वगैरह की मोशन, ये जितनी भी मोशन है ना वो सारी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि चलती हुई कार मोशन में है। ठीक है, और उड़ते हुए परिंदे मोशन में है, उड़ता हुआ हवाई जहाज वगैरह वगैरह। उसके बाद बात करते हैं सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में क्या फ़र्क है। तो डियर स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन जो है ये अभी मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पर देखें ये वाली डेफिनेशन, ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। किसी जिस्म की दायरा नुमा रास्ता पर हरकत को क्या कहते हैं? इसकी सर्कुलर मोशन कहते हैं। और इसकी मिसाल भी मैंने आपको बता दी, तो ये यहाँ पर आप लिख देंगे सर्कुलर मोशन की जगह। अब बात करते हैं रोटेटरी मोशन की। रोटेटरी मोशन कौन सी होती है? ठीक है, तो रोटेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जब कोई जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा हो। ठीक है, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा हो। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी जिस्म की अपने एक्सिस के गिर्द हरकत को या मोशन को हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे। किसी जिस्म की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन रोटेटरी
मोशन कहलाती है। अब इसकी मिसाल क्या ले सकते हैं आप, मिसालें बहुत है, तो मैं यहाँ एक ही मिसाल लिखूंगा और वो मैं लिख देता हूं लट्टू की मोशन। लट्टू की मोशन, जमीन की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन, ये भी रोटेटरी मोशन की एक मिसाल है, ठीक है। पंखे की मोशन, वो भी एक रोटेटरी मोशन है। तो बहुत सारी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फासला और डिस्प्लेसमेंट की। तो फासला और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने के लिए हमें ये रेस करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको पहले लीनियर मोशन और रैंडम मोशन ये वाला सवाल भी करवा देता हूं, ठीक है। 5वां पहले हम कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये सवाल है लीनियर मोशन और कौन सी मोशन, रैंडम मोशन। तो ये देखें, जो लीनियर मोशन है और रैंडम मोशन है, चूंकि ये सवाल नंबर 2.3 का 5वां हिस्सा है, 5वां पार्ट है, और ये चूंकि मैं आपको करवा चुका हूं, यहां देखिए ये लीनियर मोशन, उसकी डेफिनेशन मिसाल भी मैंने आपको करा दी। ये उसके बाद है रैंडम मोशन, तो ये रैंडम मोशन और उसकी मिसाल भी मैंने आपको करवा दी। किसी जिस्म की खत मुस्तकीम में हरकत को लीनियर मोशन कहते हैं, अमूदन गिरती हुई गेंद की मोशन। और रैंडम मोशन की डेफिनेशन, किसी जिस्म की बेतरतीब अंदाज में हरकत को रैंडम मोशन कहते हैं, मिसाल भी मैंने आपको दे दी। तो यहाँ इसके आंसर में आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा पार्ट जो इसका, फासला और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, और आखिरी स्केलर और वेक्टर मिकदारें। उसके लिए मैं ये रेज कर लेता हूँ और फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मंदरजे झैल सवाल जो कि सवाल नंबर 2.3 था, इसका जो तीसरा पार्ट है फासला और डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपके सामने लिखा है कि फासला और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। तो फासला के लिए हमने डेफिनेशन लिखी है, दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई, इनके दरमियान फासला कहलाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ हम कोई फिगर बना लेते हैं, ये यहाँ ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। तो इसके दरमियान ये जो रास्ता की लंबाई है ना, ये वाली सारी, ठीक है, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फासला कहते हैं, ठीक है। इसको मैं एस से जाहिर कर देता हूं। फासला को किससे जाहिर करते हैं, एस से जाहिर करते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी। और इसके बाद है फासला एक स्केलर मिकदार है। तो ये कौन सी मिकदार है, स्केलर मिकदार है। उसके बाद मैंने लिखा है फासला को एस से जाहिर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है, तो एस बराबर होता है वी इंटू टी। ये वी यहाँ पर स्पीड है, ठीक है, एस बराबर वी टी। और इसके बाद इसका यूनिट भी देख लेते हैं क्या होता है। तो फासला का जो यूनिट है वो होता है मीटर, ठीक है, एम लिख देते हैं या मैं लिख देता हूं मीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जैसे हमने लिखा 2 पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई, तो ये होगा 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला को, 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी डिस्प्लेसमेंट की। उसके बाद जैसे हमने लिखा कि फासला एक स्केलर मिकदार है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर मिकदार है, वेक्टर मिकदार है। इसके बाद जैसे मैंने लिखा फासला को एस से जाहिर करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे जाहिर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डी से जाहिर करते हैं। उसके बाद है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो है डी बराबर वी इंटू टी। अब ये वी वेलोसिटी है, ठीक है, और
इसके बाद इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट इसका भी मीटर ही होता है, ठीक है। तो जो यूनिट डिस्टेंस का यानी कि फासला का है, वही यूनिट किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। अब यहां देखिए दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, तो यहां पर देखें हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, फर्ज कर लेते हैं ए और बी हैं, तो इनके दरमियान में ये जो कम से कम फासला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके चौथे हिस्से की, स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, तो मैंने आपके सामने लिखा है, किसी जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा फासला को इसकी स्पीड कहते हैं, ठीक है। जैसे v बराबर होगा s/t, तय करदा फासला बटे वक्त, ठीक है, इकाई वक्त में तय करदा फासला इसको कहते हैं। इसको हम किससे जाहिर करते हैं, v से जाहिर करते हैं। ये एक स्केलर मिकदार है, ठीक है, और फॉर्मूला लिख दिया। और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट होता है मीटर फी सेकेंड। चलिए जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो यहां लिखा है किसी जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा फासला को, यहां क्या लिखेंगे, यहां हम लिख देंगे किसी जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा डिस्प्लेसमेंट को उसकी वेलोसिटी कहते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई वेलोसिटी की। ये एक स्केलर मिकदार है, तो वेलोसिटी क्या होगी, ये एक वेक्टर मिकदार है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा और इसका यूनिट क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो सेम ऐसे ही है, v बराबर, यहां s की जगह आ जाएगा d/t, ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और यूनिट इसका क्या है, इसका यूनिट भी मीटर फी सेकेंड है। तो ये आ गया फर्क हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में। इसके बाद ये रेस्टर मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर और रैंडम मोशन, ये हमने कर लिया था। अब आखिरी पार्ट रह गया इसका, स्केलर और वेक्टर मिकदारें। तो देखिएगा स्केलर और वेक्टर मिकदारों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्केलर मिकदारें हैं ये कौन सी होती हैं। तो ऐसी तबई मिकदारें जिनका मुकम्मल इजहार इनकी मिकदार से हो सकता हो, स्केलर मिकदारें कहलाती हैं, ठीक है। और इसकी मिसाल क्या हो सकती है, ये मैंने आपके सामने लिखी है। तो इसकी मिसाल लंबाई, मास, वक्त, स्पीड, वॉल्यूम वगैरह, ये स्केलर मिकदारों की मिसाल है। इसके बाद जो वेक्टर मिकदारें हैं वो कौन सी होती हैं, तो इसकी डेफिनेशन होगी ऐसी तबई मिकदारें जिनके इजहार के लिए इनकी मिकदार के साथ सिमत की भी ज़रूरत हो, वेक्टर मिकदारें कहलाती हैं। ये हमारे पास आ गई वेक्टर मिकदारों की डेफिनेशन। अब इसकी मिसाल भी देख देते हैं कि कौन सी हो सकती है। तो इसकी मिसालों में हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क वगैरह, ठीक है। तो ये मैंने दो तीन लिखी हैं आपके सामने। तो ये इसकी जो वेक्टर मिकदारें हैं उनकी मिसालें हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 2.4, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तारीफ कीजिए। अब यहाँ देखें, हमने ऊपर ये यहाँ पर सवाल नंबर 2.3 में स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डेफिनेशन, मिसाल वगैरह सब हमने पढ़ा, और वेलोसिटी के बारे में हमने ऐसे पढ़ा। तो यहाँ वो कह रहा है स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तारीफ करें। तो स्पीड और वेलोसिटी की तो हो गई ऑलरेडी। अब बात है कि एक्सेलरेशन की तारीफ हम यहाँ कर लेते हैं।
वो वाला सवाल आपका यहाँ से क्लियर हो गया, इसका पहला हिस्सा। और जो आखिरी हिस्सा एक्सेलरेशन, वो हम यहाँ देखते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी में तब्दीली। किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास A बराबर VF माइनस VI ओवर T। ठीक है, और इसका यूनिट भी देख लेते हैं क्या होगा। इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास मीटर फी सेकंड या मीटर फी सेकंड स्क्वायर हम कह सकते हैं। और ये कौन सी मिकदार है, ये एक वेक्टर मिकदार है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 2.5 की। तो सवाल नंबर 2.5 के लिए मुझे ये रेज करना पड़ेगा बोर्ड, तो इसको रेज करने के बाद देखते हैं सवाल नंबर 2.5। तो डियर स्टूडेंट्स, हल सवालात में से सवाल नंबर 2.5 को डिस्कस करते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि क्या कांस्टेंट स्पीड से हरकत करने वाले जिस्म में एक्सेलरेशन हो सकता है। तो इसका जवाब आप दीजिए। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि किसी बॉडी में, किसी जिस्म के अंदर एक्सेलरेशन कब होता है। तो हमने ये पढ़ा था वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी तब्दील हो रही है तो हम कहेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन है। अब वेलोसिटी में जो तब्दीली है वो दो तरह से हो सकती है। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी में तब्दीली एक तो ये हो सकती है कि उसकी मिकदार तब्दील हो, मतलब उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो। ठीक है, वो कभी तेज़ हो रही है कभी स्लो हो रही है, तो उसकी स्पीड में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो एक तो है कि वेलोसिटी तब तब्दील होगी जब उसकी मिकदार तब्दील होगी, और दूसरा ये है कि अगर उसकी सिमत तब्दील हो रही है तो फिर भी हम कहेंगे कि अब वेलोसिटी तब्दील हो रही है, या दोनों तब्दील हो तो तब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी तब्दील हो रही है। तो वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी की मिकदार सेम है, मिकदार नहीं तब्दील हो रही, लेकिन अगर उसकी सिमत तब्दील हो रही हो तो फिर भी उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जिस्म में एक्सेलरेशन हो सकता है कब, अगर उस जिस्म की जो सिमत है वो हर लम्हा क्या हो रही हो, तब्दील हो रही हो। ठीक है, तो ये जवाब देखिए मैंने आपके सामने लिखा है। जी हाँ, कांस्टेंट स्पीड से हरकत करने वाले जिस्म में एक्सेलरेशन हो सकता है कब, अगर वो सर्कुलर ट्रैक पर हरकत करता है। ठीक है, अगर वो एक सर्कुलर ट्रैक पर हरकत कर रहा है, यानी कि हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की जो सिमत है वो तब्दील हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर इधर है, इस पॉइंट पर इधर है, ये टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। ठीक है, तो क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पर जिस्म की हरकत की सिमत हर लम्हा बदलती है। ठीक है, चूंकि सिमत बदल रही है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन है। चलिए सवाल नंबर 2.6 की बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है फेरिस व्हील में झूला झूलने वालों की मोशन ट्रांसलेटरी क्यों होती है, ये रोटेटरी क्यों नहीं होती। चलिए जी, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है और रोटेटरी मोशन क्या होती है। ट्रांसलेटरी मोशन में कोई जिस्म घूमे बगैर हरकत करता है, और वो ऐसी लाइन में हरकत करता है जो कि सीधी भी हो सकती है और दायरानुमा भी हो सकती है। जबकि जो रोटेटरी मोशन है उसमें जिस्म क्या करता है, वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फेरिस व्हील की मोशन की, तो फेरिस व्हील में जो लोग बैठे होते हैं तो वो अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूमते। ठीक है, तो वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमे बगैर हरकत कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी मोशन क्या होती है, ट्रांसलेटरी होती है, रोटेटरी नहीं होती। तो इसका जवाब मैंने आपके सामने लिखा है, ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी जिस्म घूमे बगैर एक ऐसी लाइन में हरकत करता है जो सीधी भी हो सकती है और दायरानुमा भी, जबकि रोटेटरी मोशन में जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है।
यही वजह है कि फेरिस व्हील में झूला झूलने वालों की मोशन ट्रांसलेटरी है, क्योंकि इस मोशन में जिस्म बजाते खुद घूमे बगैर दायरा में हरकत करता है। तो ठीक है, शर्त क्या है कि घूमे बगैर दायरा में हरकत करता है। तो इस तरह से इसकी मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी नहीं है। अगला सवाल है, रेस्ट की हालत से हरकत में आने वाले जिस्म का फासला टाइम ग्राफ बनाइए। इस ग्राफ से आप जिस्म की स्पीड कैसे मालूम करेंगे? तो आपने क्या काम करना है, आपने एक ऐसे जिस्म का फासला टाइम ग्राफ बनाना है जो रेस्ट की हालत से हरकत करे। तो इसके लिए दो तरह के आप ग्राफ बना सकते हैं। एक ये बना सकते हैं कि वो वेरिएबल स्पीड से हरकत कर रहा है, एक ये बना रहे हैं कि वो कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, रेस्ट की हालत से हरकत में आने वाला कांस्टेंट स्पीड से हरकत करता हुआ जिस्म। ठीक है, तो हम एक ऐसे जिस्म की बात कर रहे हैं जो रेस्ट की हालत से हरकत में आता है और फिर वो कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है, तो उसका हमने ग्राफ बनाना है। तो उसका ग्राफ बनाने के लिए मैं सबसे पहले तो दो ऐसी लाइनें ड्रा करूंगा जो कि एक दूसरे के अमूद होंगी। ठीक है, एक दूसरे के अमूद का क्या मतलब है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को ले लेता हूँ, ठीक है, सेकंड्स में, और वाई एक्सिस के अलोंग मैं किसको ले लेता हूँ, चूंकि हमने फासला टाइम ग्राफ बनाना है तो इधर हम फासला को ले लेते हैं मीटर में। अब बात करते हैं कि इसका ग्राफ क्या बनेगा। इसका ग्राफ जो बनेगा वो एक सीधी लाइन बनेगा और वो तिरछा बनेगा। ठीक है जी, ये इसका ग्राफ बनेगा। अब यहां पर हम इसके टाइम एक्सिस को भी नंबर दे देते हैं। तो टाइम एक्सिस को हम नंबर देते हैं, जैसे इसको मैं कह देता हूं 0, ये 5 सेकंड, ये 10 सेकंड, 15 सेकंड और ये 20 सेकंड। इस तरह से वाई एक्सिस पर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और ये 40 मीटर। अब मैंने क्या काम करना है, अब मैंने इस ग्राफ की मदद से स्पीड मालूम करनी है। तो अगर आपको याद हो, जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फासला टाइम ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप है वो हमें क्या देती है, वो हमें स्पीड देती है। ठीक है, यानी कि इस ग्राफ का अगर आप स्लोप मालूम कर ले तो आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। तो यहां मैं लिखता हूं, तो स्पीड बराबर आ जाएगी, स्पीड बराबर आ जाएगी ग्राफ का स्लोप। अब यहां ग्राफ का जब हमने स्लोप निकालना है तो हम यहां कोई दो पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, वो दो पॉइंट हम कौन से लेते हैं, एक मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, और दूसरा मैं ये पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए का और इसको मैं नाम दे देता हूं बी का। तो आप यहां ये भी लिख सकते हैं, ग्राफ का स्लोप की जगह खत ए बी का स्लोप। ठीक है, तो अब यहां से हम कीमतें दर्ज करते हैं। तो स्पीड बराबर आ जाएगी, स्पीड को v से जाहिर करते हैं, ग्राफ का स्लोप यानी कि खत ए बी का स्लोप। तो यहां देखें, ये x एक्सिस पर हमारे पास 5 आ गया और y एक्सिस पर ये पॉइंट आ गया। इस तरह से यहां से भी हम तकरीबन 15 आ रहा है और ये 30, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, तो ये 30 आ गया और ये 15 आ गया। ठीक है, तो ये जो ए बी है इसमें देखें y एक्सिस पर कितनी कीमत है और x एक्सिस पर कितनी कीमत है। तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्लोप का फॉर्मूला होता है y एक्सिस पर वैल्यू ओवर x एक्सिस पर वैल्यू। तो y एक्सिस ये है, इनको भी कोई ना कोई नाम दे देते हैं।
ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी डी का, और इसको नाम दे देते हैं ई एफ का। तो यहां आ जाएगा वाई एक्सिस पर क्या है, फासला, तो यहां मैं लिखता हूं फासला ई एफ ओवर वक्त कितना लिखूं, सी डी, वक्त सी डी। तो यहां कीमत दर्ज करते हैं, तो ये आ जाएगा v बराबर फासला ई एफ कितना है 10 से 30 तक, 30 माइनस 10 20 आ जाएगा, ये आ गया 20 ओवर 20 मीटर लिख देते हैं। ये 5 से 15 तक है, यानी कि 15 में से 5 माइनस किए तो 10, ये आ जाएगा 10 सेकंड। जब आप इसको तकसीम करते हैं तो v बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास आ गई स्पीड, कि आप फासला टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं कि आप खत ए बी का स्लोप निकाल लें। उसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर, ये कौन सा 2.7 था, तो अब ये हम बात करते हैं सवाल नंबर 2.8 की। और इसमें कहा जा रहा है वेरिएबल स्पीड से हरकत करने वाले जिस्म के स्पीड टाइम ग्राफ की क्या शक्ल होगी। इसमें आपने सिर्फ एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, और वो ऐसा ग्राफ बनाना है जो कि वेरिएबल स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म को जाहिर कर रहा हो। तो इसमें कोई आपने कोई चीज़ मालूम नहीं करनी, और ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। तो यहाँ मैं इसका जवाब लिख देता हूँ, और इसके साथ आप एक लाइन भी लिख सकते हैं। वो लाइन क्या है, वो है वेरिएबल स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का स्पीड टाइम ग्राफ। तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, उस ग्राफ के लिए वैसे ही 2 लाइनें ड्रा कर दे, एक ये लाइन आपने ड्रा कर दी और एक ये, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर आप टाइम ले लेते हैं सेकंड में, चूंकि आपने स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो वाई एक्सिस पर हम स्पीड लेंगे मीटर पर सेकंड में। और चूंकि वेरिएबल स्पीड से उसने हरकत करना है तो उसका जो ग्राफ होगा, फिर उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह होगा। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक वेरिएबल स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म को जाहिर कर रहा है। आप यहां पर कीमतें भी लिख सकते हैं खुद से, 5, 10, 15, 20 सेकंड्स, और इसी तरह से आप वाई एक्सिस पर भी लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया एक ऐसे जिस्म का जो कि वेरिएबल स्पीड से हरकत कर रहा है। उसके बाद सवाल नंबर 2.9 देखें, मंदरजे झैल में से कौन सी मिकदारें स्पीड टाइम ग्राफ से हासिल की जा सकती हैं। तो अगर आपके पास एक स्पीड टाइम ग्राफ हो तो क्या आप उससे इब्तदाई स्पीड मालूम कर सकते हैं, आखिरी स्पीड मालूम कर सकते हैं, टी वक्त में इसका तय करदा फासला मालूम कर सकते हैं, मोशन का एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा, जवाब इसका हो सकता है, जवाब ये तमाम चीजें स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से मालूम की जा सकती हैं। तो ग्राफ इसका जवाब क्या होगा, ये तमाम मिकदारें स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से मालूम की जा सकती है। कैसे, ये मैं समझाने के लिए बस इसका यही जवाब है। एक रफ सी मैं डायग्राम बनाता हूँ स्पीड टाइम ग्राफ की, इधर टाइम है और वाई एक्सिस पर स्पीड है, और इसका जो ग्राफ हमारे पास आ गया वो फर्ज कर लेते हैं ये है, ठीक है। अब इससे आप इब्तदाई स्पीड अगर मालूम करना चाहें तो ये इसकी इब्तदाई स्पीड है, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है वी आई हमारे पास, और ये 0 है, तो ये आप मालूम कर सकते हैं। और फाइनल ये देखें, ये वाला पॉइंट ये फाइनल है, तो ये जितनी भी कीमत होगी ये वी एफ भी आप इसे आखिरी स्पीड भी मालूम कर सकते हैं। और टी वक्त में तय करदा फासला, तो उसके लिए आप क्या काम करें, इसके नीचे जो एरिया है स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे एरिया अगर आप मालूम कर लें तो वो आपको क्या देगा, वो आपको फासला देगा, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है यानी कि
ये वाला जो सारा एरिया है ये आपको क्या देगा, ये आपको तय करदा फासला देगा। उसके बाद चौथी बात है कि मोशन का एक्सेलरेशन। अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लें तो स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि कैसे आप ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद है सवाल नंबर 2.10। तो सवाल नंबर 2.10 को डिस्कस करने के लिए मुझे फिर रेज करना पड़ेगा, तो इसको रेज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चंस की, उसमें सवाल नंबर है 2.10। इसमें कहा जा रहा है वेक्टर मिकदारों को ग्राफिकली कैसे जाहिर किया जाता है। इसका जवाब मैं आपको ऑलरेडी जब हमने वेक्टर मिकदारों का इजहार पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि वेक्टर मिकदारों को दो तरीक़ों से जाहिर किया जा सकता है, एक अलामती तरीक़ा से और दूसरा ग्राफिकल तरीक़ा से। तो ग्राफिकल तरीक़ा का जो सवाल है वो दोबारा यहाँ पर बना के आपको दिया गया है, तो इसका जवाब वही है जो मैंने आपको पहले दिया था। इसमें क्या करते हैं, ग्राफिकल तरीक़ा से हम वेक्टर को कैसे जाहिर करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है जो कि v है, तो वेक्टर v को ग्राफिकली जाहिर करने के लिए हम एक मखसूस स्केल मुंतखब करते हैं और फिर उस स्केल के मुताबिक हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं, और लाइन हम इस तरह से खींचते हैं कि उसके एक तरफ तीर का निशान बना होता है, और ये जो तीर का निशान है ये बताता है कि इस वेक्टर v की सिमत क्या होगी, और इसकी जो लंबाई है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बताती है कि उस वेक्टर v की मिकदार कितनी होगी। ठीक है, ये तीर क्या बताता है कि उस वेक्टर v की सिमत क्या होगी, और इसकी जो लंबाई है स्केल के मुताबिक ये बताती है कि इसकी मिकदार कितनी होगी। तो ये ग्राफिकल तरीका था, इसका आंसर मैंने आपके सामने लिखा है, तो इसको पढ़ लेते हैं। किसी वेक्टर को ग्राफिकली जाहिर करने के लिए एक सीधी लाइन खींची जाती है, इसके एक सिरे पर तीर का निशान इस वेक्टर की सिमत को जाहिर करता है। दी गई शक्ल के मुताबिक खत ए बी, ये वाला जो खत ए बी है, जिसके बी सिरे पर तीर का निशान है, एक वेक्टर v को जाहिर करता है। खत ए बी की लंबाई किसी मुंतखब स्केल पर वेक्टर v की मिकदार को जाहिर करती है, जबकि a से b की जानिब खत की सिमत वेक्टर v की सिमत को जाहिर करती है। तो ये वही बात है जो मैंने आपको पहले समझाई। तो ये सारा इसका जवाब है कि वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे जाहिर करते हैं। चलिए जी, इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 2.11 की। तो इसमें कहा जा रहा है कि वेक्टर मिकदारों की जमा और तफरीक स्केलर मिकदारों की तरह क्यों नहीं होती। तो इसका जवाब जो है वो ये होगा कि जो वेक्टर मिकदारें हैं, ठीक है, उनकी चूंकि सिमत भी होती है साथ साथ, और स्केलर मिकदारें जो होती हैं उनकी सिमत नहीं होती, उनकी सिर्फ मिकदार होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक ही तरह की यानी कि जो वेक्टर मिकदारें हैं उनको जमा करने के लिए हमें फिर सिमत की वजह से हम वैसे नहीं उनको जमा कर सकते जैसे कि आम तौर पर स्केलर मिकदारों को जमा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जवाब मैंने आपके सामने लिखा है। इसकी वजह है कि वेक्टर मिकदारें सिमती मिकदारें हैं जबकि स्केलर मिकदारें गैर सिमती मिकदारें हैं। ठीक है, मजीद मैंने ये लिखा है, मजीद ये कि एक जैसी नोयत की मिकदारें जमा की जा सकती हैं, और आप इसके अलावा ये बात भी लिख सकते हैं कि वेक्टर मिकदारों को हेड टू टेल रूल की मदद से जमा किया जाता है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 2.12 की। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में वेक्टर मिकदारों की अहमियत बयान करें। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में वेक्टर मिकदारों की अहमियत क्या हो सकती है। चूँकि वेक्टर मिकदारें ऐसी मिकदारें होती हैं जो मिकदार के साथ साथ सिमत भी बताती हैं, तो इसलिए हमें चूँकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारी मिकदारें ऐसी देखते हैं कि जहाँ पर हमें मिकदार के साथ साथ उनकी सिमत का भी पता होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपने किसी मखसूस मुकाम या रेफरेंस के हवाला से आपने किसी दूसरी जगह का बताना है। मिसाल के तौर पर आप एक जगह पर बैठे हुए हैं और आपने उस जगह से किसी दूसरी जगह के बारे में बताना है किसी को, तो आप कैसे बताएंगे। आप उसका फासला अगर बता देंगे, आप कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जिस जगह पर आप बैठे हैं उससे जो
दूसरी जगह जिसके बारे में आप बता रहे हैं उसका फासला है 1 किलोमीटर, तो इस तरह से वो मुकाम बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकता कि वो किधर है। लेकिन अगर आप उसकी सिमत भी बता देंगे कि वो इस तरफ शुमाल की जानिब, मगरिब की जानिब या मशरिक की जानिब 1 किलोमीटर के फासला पर है, तो इससे क्या होगा, इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि अब उस मुकाम का जो असल पोजीशन है वो कौन सी है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें मैंने आपके सामने जो आंसर लिखा है, सिमत के बगैर किसी वेक्टर को बयान करना बेमायनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी रेफरेंस पॉइंट या हवाला की जगह से किसी मुकाम का फासला इस मुकाम की निशानदही के लिए नाकाफ़ी होता है। ठीक है, इस मुकाम का रेफरेंस पॉइंट से सिमत का इल्म भी इंतहाई ज़रूरी होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी सिमत मालूम की जाती है, तो वेक्टर मिक़दारें इस हवाले से भी अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये इसका जवाब आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 2.13 की, मोशन की मुसावातें अखज़ कीजिए। अब ये जो सवाल है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको हरकत की मुसावातें समझाई थी, हरकत की पहली मुसावात, हरकत की दूसरी मुसावात और हरकत की तीसरी मुसावात। ये तीनों अलग अलग एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए जो आप मेरा लेक्चर है वो आप दोबारा देख सकते हैं, तो उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर हम यहाँ दोबारा उसको नहीं ना पढ़ सकते, तो इसलिए मैंने इसका जवाब आपको ये लिख सकता हूँ कि लेक्चर, कौन सा लेक्चर, हरकत की मुसावातें, ये वाला लेक्चर आपने देखना है। तो आपको वहां से ये तीनों मुसावातों का लेक्चर मिल जाएगा और आप उसको देख के ये समझ सकते हैं कि मोशन की मुसावातें कैसे अखज़ की जाती है। उसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 2.14 की। तो इसमें कहा जा रहा है किसी जिस्म की मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं। कौन सा ग्राफ बनाना आपने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, मुख्तलिफ मराहिल की वजाहत करते हुए इस ग्राफ से जिस्म का कुल तय करदा फासला मालूम करें। क्या मालूम करना आपने, कुल तय करदा फासला। तो अब इसके लिए अब आपको नहीं बताया गया कि किस शेप का, किस शक्ल का आपने ग्राफ बनाना है, बस आपसे ये कहा गया है कि आप कोई ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ की मदद से जिस्म का कुल तय करदा फासला बनाएं। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हम एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं जो कि एक ऐसे जिस्म को जाहिर कर रहा है कि जो खत मुस्तकीम में कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है, और फर्ज कर लेते हैं हम एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं कि कोई जिस्म एक खत मुस्तकीम में हरकत कर रहा है और उसका ग्राफ आपके सामने मैंने बनाया है। और ये ग्राफ कहाँ से लिया है सर आपने, ये ग्राफ मैंने मिसाल नंबर 2.9 वाला ही बनाया दोबारा से। ठीक है, तो वही ग्राफ आप देख लें, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसके नीचे जो फासला है वो हम निकाल लेते हैं। हमने कुल फासला निकालना है, तो चूंकि हम पहले भी इसको कर चुके हैं तो दोबारा उसको कर लेते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, बाय वन गेट वन फ्री। उसको भी आपने कर लिया और ये भी आप कर लेंगे, तो वो क्वेश्चन भी हो गया, वो मिसाल नंबर 2.9 भी, और ये सवाल भी हल हो गया। चलिए, तो ये किसका ग्राफ मैंने बनाया है, फर्ज करें एक जिस्म खते मुस्तकीम में हरकत कर रहा है जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दर्ज झैल है। ये बात लिखने के बाद आप ये ग्राफ बना देंगे। ठीक है, या आप इधर साथ भी लिख सकते हैं। अब इस ग्राफ में हमने क्या काम करना है, हमने उस जिस्म का कुल तय करदा फासला निकालना है। तो वो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, तो ये देखिए, उसके लिए हमने ये देखना होता है, आपको मैंने एक बात बताई थी कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, इसके नीचे जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें देता है कुल तय करदा फासला। तो अगर हम इस ग्राफ के नीचे, ये जो रेड लाइन है ये ग्राफ है असल में, इसके नीचे ये जो एरिया है हम ये निकाल लें तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि इस जिस्म ने कुल कितना फासला तय किया है। तो यहां मैं लिखता हूं कुल तय करदा फासला बराबर होगा, चूंकि ये कौन सी शक्ल है, ये आप देख सकते हैं, ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम कौन सी शक्ल होती है, जिसके
दो इजला मतवाजी होते हैं, यानी कि एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, ये एक दूसरे के पैरेलल है, मतवाजी हैं, और दो जो है वो मतवाजी नहीं होते, तो इसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। इसकी कोई भी शक्ल हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि दो इजला जो हैं आमने सामने वाले वो मतवाजी होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। कुल तय करदा फासला बराबर ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का एरिया। ठीक है जी। तो अगर आप इसका एरिया निकाल लें तो वो आपको क्या देगा, वो कुल तय करदा फासला देगा। अब मैं फासला को एस से लिख लेता हूं और ट्रेपीजियम का एरिया लिख लेता हूं। ट्रेपीजियम का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद हो, वो था 1/2 और ब्रैकेट में मतवाजी इजला का मजमुआ ज़रब बुलंदी। ठीक है, ये बुलंदी असल में क्या चीज़ है, ये बुलंदी ये वाली है, यानी कि जो दो पैरेलल साइडें हैं उनके दरमियान में ये जो फासला है इसको हम बुलंदी कहते हैं। ठीक है, तो ये बुलंदी जो है ये वाली बुलंदी मैंने यहाँ लिखी। अब यहाँ कीमतें दर्ज करते हैं और हमारे पास जवाब आ जाएगा S बराबर 1/2 और मतवाजी इजला कौन से हैं, एक ये 18 है, यहाँ से यहाँ तक कीमत कितनी है 18, ये मैंने लिखी हुई 18 सेकेंड, तो ये आ गया 18 जमा, और कौन सा है ये वाला मतवाजी इजला है, तो 0 से 30 यानी कि ये आ गया 30, और जरा बुलंदी कितनी है ये देखें, ये बुलंदी है ये वाली, तो ये 16 मीटर पर सेकंड है, तो यहां हम लिख देते हैं 16। अब इसको हल करें तो 2 8 16 8 आ गया, और 8 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 ज़रब 8, और जब आप 48 को 8 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 384। चूंकि ये फासला है तो फासला का यूनिट क्या होता है, फासला का यूनिट होता है मीटर, तो ये आ गया मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि S बराबर क्या होगा, S बराबर आ जाएगा हमारे पास, S बराबर आ गया 384 मीटर। तो ये जवाब है आपके पास। तो इस तरीके से आप इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। ये यहाँ पर सवाल ख़त्म हो गए हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने मुख्तसर सवालों को जो कि यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के हैं बहुत डिटेल से समझा, और उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।